हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मिश्रित मतलब किन्हीं दो चीज़ों का मिश्रण या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक साथ जब किसी अर्थव्यवस्था में संचालित किया जाता है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि भारत में और बहुत सारे देशों में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है और उससे काम नहीं चलता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारें अपना रही हैं, अपनाई हैं और भारत में भी अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा प्रेरित था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया गया था और एडम स्मिथ ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चाहे जितना संपत्ति अर्जित कर सकता है अपने उद्यम से, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने उत्पादन के दम पर और लाभ कमा सकता है और बाजार में प्रतियोगिता को जन्म दे सकता है और उस प्रतियोगिता के कारण ही लोग एक तरह से दौड़ में लग जाते हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए विज्ञापन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। इतना कंपटीशन रहता है जिसमें उपभोक्ता को लाभ होता है, उपभोक्ता के पसंद की वस्तुएं मिलती हैं। उपभोक्ता एक तरह से उसको एडम स्मिथ ने राजा कहा, किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो मार्केट का वह राजा है, वह चाहे जो वस्तु घूम करके और पसंद करके खरीद सकता है मार्केट में और जो उसे पसंद है वह ले सकता है। और उत्पादक या पूंजीपति वही वस्तुएं बनाती हैं जो उपभोक्ता को पसंद है या जो उपभोक्ता डिमांड करते हैं। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है जिसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना तो उत्पादन करेगी, ना ही तो बाजार में कीमतों को तय करेगी। बाजार खुद सफिशिएंट है कीमतों को तय करने के लिए। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती रही और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी में शुरू होती है और 18वीं शताब्दी में बल्कि शुरू होती है और 20वीं शताब्दी तक चलती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, जिसके मुख्य जन्मदाता कह सकते हैं उनको, कार्ल मार्क्स को, तो कार्ल मार्क्स के समय से आरंभ होता है 19वीं शताब्दी से, वो भी 20वीं शताब्दी में भी चलता है। तो ये दोनों अवधारणाओं पर विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चलती रही। विश्व के देश इन दोनों अवधारणाओं पर अपने देश को संचालित करते रहे। किन किन? कुछ देश पूंजीवादी अवधारणा पे चलते रहे और कुछ देश समाजवादी अर्थव्यवस्था पे अवधारणा पे संचालित होते रहे। अब 1929 में मंदी आती है, भयंकर मंदी आती है 1929 में, यानी कि 20वीं सदी के बीच में, मध्य में इतनी मंदी आती है कि पूरे विश्व में बेरोजगारी और भयंकर उत्पादन ठप हो जाते हैं, फैक्ट्रियां ठप होने लगती हैं, उत्पादन बंद होने लगता है। कारण ये है कि उत्पादन बिक नहीं रहा है और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है अर्थव्यवस्था में, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। क्योंकि ये कहा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो गवर्नमेंट कुछ करना नहीं है, क्योंकि बाजार ही सब कुछ तय कर देगा और बेरोजगारी दूर कर देगा बाजार, और अधिक उत्पादन को भी समाप्त कर देगा बाजार, अधिक कीमत को भी समाप्त कर देगा। एक संतुलन स्थापित हो जाएगा। यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलते हैं तो एक संतुलन स्थापित हो जाएगा पूरे मार्केट में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब लोग उत्पत्ति के मालिक रहेंगे, उत्पादन के मालिक सब लोग रहेंगे। राज्य का अधिकार होगा उत्पादन पे और उस उत्पादन को राज्य, जिसके पास उसकी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होगा, उसको राज्य ले लेगा और उस उत्पादन को अन्य आवश्यकता के लोगों को, जिनको आवश्यकता है, उनमें बांट देगा। तो इस तरह से सबको एक समान आय प्राप्त होगी, एक समान उत्पादन प्राप्त होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समानता स्थापित हो जाएगी। लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां देखी गई। उसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि व्यक्ति अधिक काम क्यों करेगा, उत्पादन अधिक क्यों करेगा, जब उसे पता है कि उससे अधिक जो उत्पादन है वो छीन लिया जाएगा। तो उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना नहीं आएगी और आगे बढ़ने का जो प्रेरणा है वो प्रेरणा नहीं आएगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी फेल होने लगा। तो ये दोनों अर्थव्यवस्था फेल हो गए 1929 तक आते आते। तब किन्स का प्रादुर्भाव होता है, किन्स आते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स नाम है, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। और उन्होंने एक किताब लिखा, द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं,
हम पूरी तरह से बाजार पे अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा बाजार में, क्योंकि जब मंदी आई हुई है जिसमें सभी उत्पादक, क्योंकि उत्पादक हमेशा लाभ के लिए काम करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका उत्पादन नहीं बिकेगा, उनका उत्पादन का प्राइस गिर रहा है, तो उत्पादन बंद कर देंगे, श्रमिकों को बाहर कर देंगे, यानी कि श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब मंदी आई तो ऐसी स्थिति छा गई कि बाजार में मंदी हो गई और उत्पादन बिक नहीं रहे थे, श्रमिक बेरोजगार होने लगे। जब श्रमिक बेरोजगार होंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो बाजार नहीं जाएंगे सामानों को खरीदने, जब वो सामानों को खरीदने बाजार नहीं जाएंगे तो जो उस सामानों को बना रहे हैं उत्पादनकर्ता, वो उसका उत्पादन बंद कर देंगे। जब उसका उत्पादन बंद कर देंगे तो उस उत्पादन में लगे हुए जो श्रमिक हैं वो उनको बाहर कर दिया जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह से एक साइकिल का जन्म हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, मंदी बढ़ती जाएगी और गरीबी भूखमरी की शुरुआत हो जाएगी। तो किसने कहा कि नहीं, ऐसे समय में गवर्नमेंट ही रोल अदा कर सकती है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसा बॉडी है जो लाभ के लिए काम नहीं करती है, वह सामाजिक हित के लिए काम करती है, लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती है। तो गवर्नमेंट को ऐसे में भले ही उसको गड्ढा खुदवा कर फिर उसको भरवाना पड़े, यानी कि अनप्रोडक्टिव वर्क कराना पड़े, अनुत्पादक कार्य कराना पड़े, तो उसको कराना चाहिए और उसके बदले लोगों को पैसे देना चाहिए। और लोगों के जेब में जब पैसे जाएंगे तो लोग मार्केट जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो सामानों की मांग बढ़ेगी, सामानों की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन शुरू होगा, उत्पादन बिकने लगेगा, तो उत्पादन, जो उत्पादक है, जो पूंजीपति उत्पादन शुरू करेगा और फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी। और जब फैक्ट्रियां चलेंगी, उत्पादन करना होगा तो उसके लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, श्रमिक फिर रोजगार में आएंगे और श्रमिकों के जेब में फिर पैसे जाएंगे उसके बदले में, काम के बदले में, और फिर वो मार्केट में उसको खर्च करेंगे और उसकी मांग बढ़ जाएगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो फिर चल पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि केवल प्योर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड नहीं कर रह सकते हैं और सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना ही चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें रोल निभाना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में शोषण हो सकता है, अत्यधिक कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा सकती हैं और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा सकता है। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी का या मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचारधारा तब से शुरू हुआ, 1929-30 से हम मान सकते हैं। तब विभिन्न देशों ने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने देश में लागू किया, जिसमें गवर्नमेंट भी उत्पादन कार्यों में भाग लेने लगी और गवर्नमेंट भी बाजार को नियंत्रित करने लगी, ताकि लोगों के हित को बढ़ाया जा सके, समाज का कल्याण किया जा सके, अर्थव्यवस्था में विकास लाया जा सके। इसलिए मिश्रित व्यवस्था को सबसे सही और सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था आज के मैक्सिमम देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर दी गई है और उसी व्यवस्था के आधार पे अर्थव्यवस्था को संचालित की जा रही है। आई होप कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। तो इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है टेक्निकली रूप में समझने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आगे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल रूप में इस वीडियो को बनाया गया है। तो ध्यान से देखिए और नोट करिए, नोट्स भी इसमें बनाया गया है। एनईपी नई शिक्षा नीति के तहत इस जो भी हम कार्यक्रम, जो भी कोर्स, पाठ्यक्रम, टॉपिक्स हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं आपको, वह एनईपी नई शिक्षा नीति पर आधारित है। तो इसे नोट करिए, नोट्स भी इसमें है, तो कॉपी पेन लेके बैठ करके इस वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा कंसेप्ट एक बार में ही समझ में आ सकता है। तो चलिए ध्यान से देखिए। अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि कोई देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर चल रहा है, जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को ही अपनाया गया और जिसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को तरजीह दी गई, जिसमें पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के संबंध में आज हम समझेंगे। इसमें हम इसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह से शुरू हुआ,
मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थ एवं परिभाषा। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से कार्य करती है, फिर कुछ देशों ने समाजवाद को अपनाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को, तो वो किस तरह से चलती है। और ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को यदि एक साथ चलाया जाए तो उसी को हम कहते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम दोनों अर्थव्यवस्थाओं का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण करते हैं, मिश्रण रूप रखते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। पूंजीवादी और समाजवादी का दोनों का मिश्रित रूप है जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों ने अपनाया, खासकर 20वीं शताब्दी के मध्य में। ये पूरे विश्व में जब 1929 में मंदी छा गई और चारों तरफ हताशा का माहौल था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से घट रही थी, फिर भी वस्तुएं मार्केट में बिक नहीं रही थी, तो चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी थी और बढ़ती जा रही थी। उत्पादन, फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी, उद्योगों का रास्ता कठिन हो गया था। तो ये अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल हो गई थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई थी, क्योंकि इनमें यह कहा गया था कि बाजार सब कुछ ठीक कर देगा। जो एडम स्मिथ का मुख्य फोकस था कि बाजार सब कुछ ठीक कर देता है और इसमें गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1929 की जो, जिसे हम महामंदी के काल के नाम से जानते हैं, टीसा की मंदी के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये पाया गया कि बाजार फेल हो गया है, बाजार बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहा है, बाजार डिमांड को नहीं बढ़ा पा रहा है, बाजार प्राइसेस को नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जॉन मेनाल्ड किन्स अर्थशास्त्री हुए, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी, द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में यह किताब प्रकाशित किया उन्होंने। इसमें उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यानी पूंजीवाद का विरोध किया, सोशलिस्ट का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि बाजार पे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता है, इसमें गवर्नमेंट को, सरकार को हस्तक्षेप करना होगा मार्केट में। और क्योंकि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीपति केवल लाभ के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, और प्रॉफिट जब नहीं मिलेगा तो वह उत्पादन बंद कर देगा, और उसी का नतीजा है कि भयंकर मंदी विश्व में छा रही है। तो इन्होंने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उत्पादन कार्यों में। गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है तो एक गड्ढा खुदवाए और उसको फिर भरवाए और उसमें लगे लोगों को कार्य दे। एक मतलब उदाहरण दिया उन्होंने कि गड्ढा खुदवाए, भरवाए, लेकिन कम से कम लोगों के हाथ में पैसे जाए, काम करा के पैसे देना सही है, घर पे बैठा के पैसे देना ठीक नहीं होता है। तो भले उससे अनउत्पादक, अनप्रोडक्टिव कार्य कराना हो तो भी करवाएं और उसको पैसे दें, ताकि उसके जेब में जब पैसे जाएंगे तो वह मार्केट की तरफ भागेगा और वस्तुओं को खरीदेगा। तो वस्तुएं जब बिकेंगी, तब उसकी जब मांग बढ़ेगी वस्तुओं की, तो मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे, लोग हाथ में पैसे जाएंगे तो लोग सामान खरीदेंगे, वस्तुओं की डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगा और फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगा वस्तुओं की तो निश्चित रूप से फिर उत्पादन, जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर वही साइकिल, वही चक्र फिर शुरू हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को किन्स ने रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए और तभी स्थिति ये सुधरेगी।
विश्व के बहुत सारे देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। बहुत सारे देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और भारत ने तो स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपना लिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है? अभी हमने जैसा कि बताया कि 20वीं सदी के आरंभिक दौर में कुछ देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था वही कार्ल मार्क्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी एडम स्मिथ के समय में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के लिए कार्य कर सकता है और अपने टैलेंट से, अपने उद्योग से आगे बढ़ सकता है और अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, और इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट सब कुछ सही कर देगा। कीमतों को संतुलित कर देगा, मजदूरी को संतुलित कर देगा, बेरोजगारी दूर कर देगा, क्योंकि जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी मजदूरी दर नीचे आ जाएगी, और मजदूरी दर नीचे आ जाएगी तो डिमांड फॉर लेबर, लेबर की मांग बढ़ जाएगी और सभी को रोजगार मिल जाएगा। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ के समय। फिर 19वीं शताब्दी में जब कार्ल मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल किताब आता है 1867 में। 1867 में दास कैपिटल आता है। तो इसमें उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया, जम के विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मजदूरों का शोषण करता है, मजदूरों का खून पीता है, और मजदूर इसमें और गरीब होते जाते हैं। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ ही लोग संपत्ति के मालिक हो जाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरों का गरीब हो जाता है। और इसलिए मजदूरों को उन्होंने कहा कि तुम उनको, उनके ऊपर आक्रमण करो, तुम उनसे लड़ो और अपना हक छीन लो। और क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बर्बाद होने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही बर्बाद हो, तो तुम मजदूरों इकट्ठा हो जाओ और पूंजीपति जो बहुत थोड़े से लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी संपत्ति को छीन लो और आपस में बांट लो, ताकि सब लोग एक बराबर हो जाए। तो सब लोग जब एक बराबर हो जाएंगे तो वह कहलाएगा समाजवाद। यानी कि सभी समाज के लोग एक बराबर उत्पादन के मालिक हैं, एक बराबर संपत्ति के मालिक हैं, सबके पास बराबर बराबर संपत्ति है। तो ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं चलती रहीं। चीन ने, रूस ने सबसे पहले समाजवाद का प्रभाव रूस पे फैला। रूस के बाद यह आग पहुंच गई चीन तक। चीन में भी माओ से तुंग आए, रूस में लेनिन और स्टालिन ने इसका शुरुआत किया। 1900 रूस में 1917 में क्रांति हुई, और अलेक्जेंडर जार को वहां से उखाड़ फेंका गया मजदूरों के द्वारा, और लेनिन सिंहासन पर बैठे। लेनिन हालांकि अस्वस्थ था और बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई। 1923 में उसकी डेथ हो गई। और फिर स्टालिन आए। स्टालिन बहुत लंबे समय तक शासन करा, क्योंकि स्टालिन लेनिन का ही शिष्य था, लेनिन का ही फॉलोवर था। और स्टालिन ने रूस को आगे बढ़ाया, बहुत ही उत्पादन बढ़ाया, और रूस को अपने पैरों पे खड़ा किया। फिर 1900 माओसेतुंग का जमाना आया। 1940 में भयंकर क्रांति हुई चीन में, चाइना में भयंकर क्रांति हुई और समाजवाद का स्थापना वहां भी हुआ। और अनेक देशों में, उत्तर कोरिया और इस तरह से अनेक देशों में समाजवाद फैला। पूंजीवाद तो पहले ही फैला हुआ था बहुत सारे देशों में। तो विश्व में ये दोनों पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों बहुत ही गहरे रूप में विश्व के अनेक देशों ने, कुछ देशों ने पूंजीवाद, कुछ देशों ने समाजवाद को अपनाया हुआ था। लेकिन जब 1929 में मंदी की स्थिति आई, वैश्विक मंदी की, तब ये देखा गया थी कि ये अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई और उद्योग धंधे बंद होने के कगार पे पहुंच गए, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल गई। तब ऐसे समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था का खोज किया गया, यानी कि हम केवल निजी हाथों में या पूंजीपति के हाथों में अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट भी उसमें योगदान करना चाहिए। और द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनाल्ड किन्स ने इसका प्रतिपादन किया। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को भी उत्पादन में भाग लेना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भाग लेना चाहिए। वो केवल सुरक्षा व्यवस्था में केवल योगदान न करे, केवल दर्शक बन के खड़ी न रहे, वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन करे, रोजगार दे लोगों को जो कमजोर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दे। तो ये सब चीजें इन्होंने, जॉन मेनाल्ड किन्स ने इंट्रोड्यूस किया। इनकी आलोचना की लडविग वान मिसेज ने, जो मेन रूप से आलोचना की, जिन्होंने मानना था कि पूंजीवाद समाजवाद का कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता है।
यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती है, इन्होंने कहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की अभी हमने पीछे देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जब दोनों अर्थव्यवस्थाओं का, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो जाए, वो अर्थ है। कब शुरू हुआ? तो 20वीं शताब्दी में 1929-30 में शुरू हुआ। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने तो स्वतंत्र होने के तुरंत बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाया था। अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी को। पहली विशेषता है निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब व्यक्तिगत, जो व्यक्ति पूंजीपति अपने पूंजी को लगा करके और उत्पादन करता है, वो निजी क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसमें कुछ उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे पेयजल, विद्युतीकरण, ऊर्जा उत्पादन, और जो अनेक सरकारी उत्पादन, सड़क बनाना, ये सब कार्य सरकार के द्वारा, सरकार के हाथ में होता है, सरकार करता है। और जो अन्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति उत्पादन करके और उसको बाजार में बेचता है। तो इस तरह से संयुक्त क्षेत्र की स्थापना हो जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो ये एक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है प्रशासित मूल्य। कुछ वस्तुओं की कीमत बाजार द्वारा तय होती है, खासकर जो अमीर व्यक्तियों के लिए जो वस्तुएं हैं वो बाजार तय करता है। लेकिन कुछ वस्तुएं जो गरीब वर्ग के लिए उत्पादित होती हैं और आवश्यक वस्तुएं, सभी के लिए आवश्यक वस्तुएं, उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है और सरकार उस कीमतों को पर नजर रखती है, उन कीमतों को नियंत्रित रखती है ताकि लोगों के हित को ध्यान में रखा जाए। इसकी एक अगली विशेषता है आर्थिक विशेषता, आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक नियोजन, यानी कि इसमें सरकार नीतियां बनाती है, प्लानिंग करती है। जैसे भारत में 5 वर्षीय योजना बनाई गई कि इन 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, जैसे 1951 से 1955 तक हम ये करेंगे, फिर इस वर्ष से इस वर्ष तक, 5 वर्ष तक हम ये करेंगे, यानी कि गरीबी हटाएंगे, सड़कें बनाएंगे, इतना किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, इतनी बेरोजगारी दूर करेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे। तो प्लानिंग करके चलते हैं हर 5 वर्ष में। तो इसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं, जिसमें अनेक परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना, जैसे पेयजल की परियोजनाएं, सिंचाई, पर्यटन, मछली पालन इत्यादि का विकास करना है देश का, तो हम कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे और उन दिए हुए निर्धारित समय में उसको पूरा करेंगे। इसको नियोजित विकास कहते हैं, आर्थिक नियोजन को। क्षेत्रीय संतुलन महत्वपूर्ण है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र देश में ज्यादा विकास कर जाए, कोई क्षेत्र बिल्कुल पीछा और पिछड़ा रह जाए। तो इसमें हम शिक्षा, सड़क, परिवहन, पेयजल, इनका हम चिकित्सा, इनका हम मुख्य रूप से ध्यान देते हैं और इन पे इन सुविधाओं का विस्तार करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। दूसरी ओर एक तरफ तो सरकारी व्यवस्था चलती ही है सभी के लिए बराबर रूप से, कुछ फ्री भी रहती है, जैसे अभी आजकल फ्री राशन व्यवस्था चल रहा है। कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी रहती है इसमें कि आप चाहें तो जितना किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और उत्पादन करके अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, संपत्ति अपना अर्जित कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेने की और कुछ कर दिखाने की। कुछ चीजों पे सरकार नियंत्रण भी रखती है, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, मद्यपान करना और अन्य अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकारी नियंत्रण भी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या लाभ होता है अर्थव्यवस्था को? तो पहला लाभ है अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है, जिसमें दोनों क्षेत्र काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों क्षेत्र काम करते हैं अपना अपना, और कई बार दोनों मिलकर सह अस्तित्व में काम करते हैं, जिसे पीपीपी मॉडल कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोनों कुछ इकाइयां दोनों मिलकर चलाते हैं। तो इससे एक अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है और किसी चीज की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। निजी क्षेत्र के अस्तित्व से सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो जाता है और प्रतिस्पर्धा के चलते सरकारी इकाइयों की दक्षता में सुधार आता है, क्योंकि
निजी प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है कि लोग आपस में प्रतियोगिता करते हैं। इससे वस्तुओं का स्वरूप सुधरता है और अच्छी वस्तुएं उपभोक्ता को मिलती हैं। जब जैसे सैमसंग एक मोबाइल लाता है, फिर एलजी एक मोबाइल लाता है, वो कहता है कि हमारी मोबाइल सबसे अच्छा है। फिर जैसे कोई लखानी चप्पल बनाती है तो कहती है हमारा चप्पल सबसे अच्छा है। फिर उससे और अच्छा चप्पल कोई और कंपनी बनाकर कहती है कि ये चप्पल पहनिए, ये ज्यादा अच्छा है। तो इससे उपभोक्ता को लाभ होता है, कम कीमत पे और अच्छी वस्तु मिलती है उसको। तो इसके कारण अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और इसके कारण सरकारी इकाइयों में भी सुधार होता है। जो सरकारी इकाइयों में लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि अब तो सैलरी मिलती रहेगी, वह परंपरा समाप्त होता है। नेक्स्ट है सरकारी सहायता। यदि कुछ इकाइयां ठीक से कार्य नहीं कर पा रही हैं अर्थव्यवस्था में, या उतनी कुशल नहीं है प्रतियोगिता करने में, तो उनको गवर्नमेंट सहायता करती है ताकि वो बर्बाद ना हो, वो समाप्त ना हो जाए। क्योंकि उसमें लगे लोग होते हैं, उनके रोजगार को भी ध्यान में रखना आता है। तो सरकार उनको कुछ समय समय पर सहायता कर देती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और फिर से ठीक हो जाए। इसके लिए वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके प्रबंधन के तरीकों में सहयोग करती है। तो इस प्रकार से सरकारी सहायता के माध्यम से निजी क्षेत्र को भी संभलने का मौका मिलता है। आर्थिक न्याय पूंजीवादी आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। चूंकि हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वार्थ को बढ़ावा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने उत्पादन को कर सकता है और मनमाने कीमतों पे बेच सकता है बाजार में। सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो मजदूर और गरीब वर्ग और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। तो ये गैप पैदा होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारें टैक्स लगा करके और अमीरों से कुछ पैसे लेकर के और वो समाज के कमजोर वर्गों तक फ्री शिक्षा, फ्री राशन आदि दे करके उनको ऊपर उठाने का कार्य करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ और गुण को एक साथ हम रख सकते हैं। तो आप इसको समझा सकते हैं एग्जाम में। तो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। दोनों के अच्छाइयों को हम शामिल कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे प्रतियोगिता, उपभोक्ता को मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है कि उपभोक्ता क्या चाह रहा है। तो उपभोक्ता के लिए हम अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करें तो उपभोक्ता कम कीमत पे अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अपने हाथों में ले लेती है कमान और उत्पादन को सब तक पहुंचाती है। जरूरत की सामान सब गरीबों तक पहुंचाती है। तो ये दोनों के गुण मिल जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और अच्छा परफॉर्मेंस करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं होता है। केवल सरकार पर ध्यान दिया जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यानी कि व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वार्थ के कारण जो छोटे पूंजीपति हैं वो बर्बाद होने लगते हैं। बड़े पूंजीपति जो जिनके पास पैसे हैं वो कम दाम में वस्तुओं को बेचते हैं तो वो आबाद होने लगते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का ध्यान रखा जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है, हितों को सुरक्षित रखती है सरकार। वर्ग संघर्ष में कमी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष भयंकर रूप से पाया जाता है। मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग से लड़ाई करता है और उसके खिलाफ काम करता है। तो ऐसी स्थिति मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं आती है क्योंकि सरकार मजदूर की हितों की रक्षा करती है और एक न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण करती है। एक मिनिमम वेज रेट, मिनिमम मिनिमम वेज रेट का निर्धारण करती है कि उससे कम वेज नहीं दिया जाएगा मजदूरों को। तो इससे उसके हितों का रक्षा किया जाएगा। आपसी विषमताओं में कमी होती है पूंजीवाद में। जैसे कि असमानता बहुत तेजी से फैलती है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो सरकार अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों को बांटती है, मुआवजा देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, फ्री राशन और शिक्षा देती है। तो इससे आर्थिक विषमता में कमी आती है। आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखती है सरकार, आर्थिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों का संतुलित विकास होता है। अल्प विकसित देशों में यदि पूंजीवाद अप्लाई कर दिया जाए तो भी ठीक नहीं है, यदि समाजवाद अप्लाई कर दिया जाए तो भी ठीक नहीं है। तो दोनों का मिश्रण करके और इनका संतुलित रूप से विकास किया जाता है अल्प विकसित देशों का। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अब दोष क्या है? तो ये तो गुण थे। गुण में हम लाभ और गुण दोनों में हम ये चीजें दे सकते हैं। लाभ क्या है और गुण क्या है, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद दोनों का गुणों का समावेश होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। वर्ग संघर्ष में कमी होती है। आपसी विषमताओं में कमी होती है। आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण होता है। अल्पविकसित देशों का संतुलित विकास होता है। अब दोष क्या क्या है, इसकी बुराइयां क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या है, ये कुछ इसके दोष हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। संचालन में कठिनता आती है, क्योंकि ये इतने बड़े अर्थव्यवस्था को संभालना, जिसमें पूंजीवाद भी हो, समाजवाद भी हो, तो ये थोड़ा कठिन कार्य है। अस्थायी लाभ लाभ अस्थायी होते हैं इसके, और बहुत इसमें तेजी से बदलाव होता है, और कभी भी ये हानि में बदल जाते हैं। आर्थिक विकास की मध्यम गति, आर्थिक विकास की गति मध्यम होती है, क्योंकि प्रतियोगिता उतनी कड़ी नहीं होती है जैसा पूंजीवाद में होता है। तो इसलिए आर्थिक विकास उस स्तर पे नहीं हो पाता है जिस स्तर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होता है, जिस तेजी से होता है। क्योंकि इसमें लोगों को लगता ही है कि गवर्नमेंट है ही देखभाल करने के लिए, फ्री राशन मिल जाएगा, फ्री शिक्षा मिल जाएगा, तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। औपचारिकता या पक्षपात को बढ़ावा, उत्पादन दक्षता में कमी होती है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उत्पादन की कुशलता में कमी हो जाती है, और पक्षपात को बढ़ावा मिल जाता है, जिससे कि लोग हतोत्साहित होते हैं उत्पादन कार्य करने के लिए, और लोग उतने मनोबल से या उतना कठिन परिश्रम करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।